हेलो, वेलकम बैक बीकेवाई क्लासेस। बीकेवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। फिजिक्स हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी सारी पढ़ी हैं। उसमें बताया गया था फिजिक्स में आपको परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कैसे होता है, सारी चीजें बताई गई थी। उसके बाद बताया गया था दर्पण। दर्पण होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो भी बताया गया था। फिर उसके बाद गोली दर्पण पढ़ाया गया था आपको। गोली दर्पण होता क्या है उसके बारे में बताया गया था। गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं वो भी बताया गया था। गोली दर्पण के प्रकार में हमने दो पढ़ा था, एक अवतल एक उत्तल पढ़ा था। फिर उसके बाद बताया गया था गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या बताया गया था? गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके 3 नियम बताए गए थे। कितने नियम बताए गए थे? 3 नियम। कौन कौन से थे? पहला नियम कह रहा था यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ये क्या था? पहला नियम था। दूसरा नियम कह रहा था यदि कोई प्रकाश किरण, दूसरा नियम इसी के अपोजिट था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से की ओर से होकर आती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम बताया गया था यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, किससे? वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये 3 नियम आपको बताए गए थे। इन तीनों नियमों में से यदि हम किन्हीं भी दो नियम का, किसी भी दो नियम का उपयोग कर लें तो हमारे पास दर्पण प्राप्त हो, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। प्रतिबिंब क्या था? जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु बिंदु से निकलती है, क्या होती है? निकलती है, और परावर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस स्थान पे काटती हैं, जिस स्थान पे काटती हैं वही उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, वही प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब था और किन्हीं दो नियमों को यूज करके हम लोग आज प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका पहले है अवतल, फिर उसके बाद उत्तल। हम लोग आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें आपकी 6 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां हैं। तो 6 स्थितियों को हम लोग बारी बारी करके आज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जानेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ये सीधा है कि उल्टा है, छोटा है कि बड़ा है, इसकी मतलब आभासी है कि वास्तविक है। आभासी तथा वास्तविक भी आपको बताया गया है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति आपकी क्या है? वस्तु अनंत पर हो। कहां हो? जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं और इसको यहां पास लगा देता हूं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पे हो। आप अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण ये देखिए, ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है तथा उभरा हुआ भाग में लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, देखो इसमें हम खींचते हैं एक मुख्य अक्ष। क्या खींचते हैं? मुख्य अक्ष। ये क्या है? हमारा ध्रुव, पोल। ठीक है, क्या है? ध्रुव है। इसको पीछे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पास हमारा क्या था? वक्रता केंद्र सी था, और ये बीचों बीच यहाँ पास क्या था हमारा? एफ, कैपिटल एफ, मुख्य फोकस था। ठीक है, 3 नियम है। तीनों नियमों में से चलिए 2 नियम का उपयोग करते हैं और इसको करते हैं। अच्छा, पहली स्थिति आपकी है जब वस्तु अनंत पर हो। कहां हो? अनंत पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो समांतर आती हैं। क्या आती है? समांतर। समझ में आया? जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो वो समांतर आती है। समांतर के बारे में आपको पहले भी बताया गया था। समांतर का मतलब ये होता है कि जैसे दो, कोई भी लाइन है, कोई भी दो रे हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो किसी भी स्थिति में बराबर हो।
यहाँ जो दूरी हो वही दूरी यहाँ हो, हर जगह पर। जैसे ट्रेन की पटरी को आप देखते हैं, वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, बराबर समांतर होती है, ठीक है। उनके बीच की दूरियां क्या होती है, बराबर होती हैं। चाहे जहां पास जिस तख्ते पे आप नापे, तख्ता आप लोग देखे होंगे, ट्रेन की पटरी जो होती है एक दूसरे से जो जुड़ी होती है जमीन से, वो एक वो होता है सीमेंटेड, मतलब स्लाइड होता है, ठीक है, तख्ता उसे बोला जाता है, ठीक है, उसी पे लगा होता है। अब चलिए ये देखते हैं। देखो हम ले लेते हैं एक रे, क्या ले लेते हैं, एक रे। एक मिनट, देखो लाइन ले लेते हैं। देखो दो नियम का हमें उपयोग करना है। पहला नियम क्या था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए। दूसरा नियम क्या था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाए। चलिए फोकस वाला और वक्रता केंद्र वाला, दो नियम हम लोग उपयोग करते हैं और एक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देखिए ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद यहाँ टकराई, क्या हुई, टकराई। एक प्रकाश किरण ले लेते हैं हम लोग यहां से, एक मिनट, देखो बच्चों ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक है। एक प्रकाश किरण इसके पैरेलल और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सी, ठीक। अब देखो ये प्रकाश किरण यहां से आ रही है, क्या हो रही है, यहां से आ रही है, ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, समांतर है। देखो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। पहली प्रकाश किरण यहाँ पास परावर्तित हुई, यहाँ पास दर्पण में पड़ी, पड़ने के बाद यहाँ से परावर्तन हुआ, इसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ। ये जो प्रकाश किरण आ रही ये यहीं पास क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। अब देख रहे हो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पास काट रही हैं, कहाँ काट रही हैं, यहाँ पास काट रही हैं। ये है क्या, ये है मुख्य फोकस, क्या है, मुख्य फोकस। ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, मुख्य फोकस पर, ठीक है। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट कहाँ रही है, मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो इसको हम क्या देखेंगे, अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर। जो वस्तु होती है उसको हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं ओ डैश से, किससे, ओ डैश से। और ये जो इमेज होता है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, इसको प्रदर्शित कर देते हैं आई डैश, क्या है, आई डैश, ठीक है। पहला स्थिति हमारी क्या है, जब प्रकाश किरण कहाँ हो, अनंत पर, मतलब वस्तु अनंत पर हो। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, समांतर आई, यहाँ पास परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद ये निकल गई, ठीक है। निकलने के साथ साथ ये एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं, कहाँ काटती हैं, बिंदु आई डैश पर काटती हैं, और यही पास हमें बिंदु आई डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक बात और बताऊंगा, कि जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जो नीचे होगा प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। मुख्य अक्ष के जो ऊपर होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। उल्टा जो प्रतिबिंब होता है आपको बताया गया था सदैव वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक, ठीक है। प्रतिबिंब जब पढ़ा रहा था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो उल्टा प्रतिबिंब होता है सदैव वास्तविक होता है, जो सीधा रहता है वो हमेशा आभासी होता है, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, जब वस्तु अनंत पर हो, लिखने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा, देखो कैसे लिखोगे बच्चों, माना कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गई, कहां से होकर गई, मुख्य फोकस से होकर गई, वह बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात
निकली। क्या हुआ? परावर्तन के पश्चात निकली। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर निकली। फिर उसके बाद एक अन्य प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यह बिंदु बी पर परावर्तन होने के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट गई। कहां लौट गई? अपने ही मार्ग में वापस लौट गई। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर प्रति स्पर्शित मतलब काटती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं। क्या करती हैं? काटती हैं। यही पास हमारा प्रतिबिंब बिंदु आई डैश प्राप्त होता है। बिंदु आई डैश प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप ये वाला पहली स्थिति जो थी वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरी स्थिति की ओर। दूसरी स्थिति क्या है? देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। कहां हो? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो, इसमें भी हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पे ये क्या है? पोल है। ये क्या है? सी है। और ये क्या है? एफ है। ठीक है, इन सब चीजों से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारा अनंत है। क्या है? अनंत है। अब जो वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी हो सकती है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी हो सकती है। मान के चलो यहाँ पास कोई वस्तु रखी है। कहाँ रखी है? यहाँ पास रखी है। इसको नाम दे देते हैं ओ डैश। क्या है? ओ डैश। ठीक है, वस्तु हमारी ओ डैश। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ओ डैश। ठीक है, अब देखो, पहले नियम का प्रयोग करते हुए हम लोग चलते हैं। किस नियम का? पहले नियम का। देखो, इस ओ डैश के नोक ओ से निकलने वाली, इस वस्तु के नोक ओ डैश से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण ओ ए दर्पण में परावर्तन के पश्चात, किसमें? दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर निकल गई। कहां से होकर निकल गई? मुख्य फोकस से होकर निकल गई। कहां से निकल गई? मुख्य फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, उसके बाद देखो, दूसरे नियम को प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश किरण ओ डैश से निकली। कहां से निकली? ओ डैश से। ओ डैश से निकलने के बाद ये प्रकाश किरण मुख्य मतलब वक्रता केंद्र जो हमारा है उससे क्रॉस की। कहां से? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने पर यह वस्तु दर्पण में बिंदु बी से टकराई। किससे टकराई? बिंदु बी से। यहां पास इसका क्या हुआ? परावर्तन हुआ। परावर्तन होने के बाद यह अपने ही मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। यहां पास देखो, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। कहां पास? ये यहां पास। ठीक है, अब देखो, जहां पास प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं हमारा प्रतिबिंब वहीं तो प्राप्त होता है। तो क्या है? ये देखो, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हो गया। इसको नाम दे देते हैं आई डैश। क्या है? बिंदु आई डैश। फिर से मैं बोलूंगा एक एक लाइन। देखो, वस्तु ओ डैश की नोक ओ डैश से निकलने वाली प्रथम प्रकाश किरण ओ डैश ए बिंदु ए से टकराने के पश्चात, बिंदु ए से टकराने के पश्चात परावर्तन होकर एफ मतलब कैपिटल एफ मुख्य फोकस से होकर निकल गई। कहां से होकर निकल गई? मुख्य फोकस से होकर निकल गई। फिर उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश से निकलकर मुख्य वक्रता केंद्र से होकर गई। कहां से होकर गई? वक्रता केंद्र से होकर गई। दर्पण में परावर्तन के पश्चात या अपने ही मार्ग में वापस लौट गई। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात बिंदु आई डैश पर काटती हैं। यही बिंदु आई डैश वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है? पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
रही बात इसकी प्राकृति की, तो प्राकृति क्या होगी, देखो ये वस्तु नीचे की ओर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, तो आपको दिख रहा होगा जब भी वस्तु प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा जहां भी आ गया तो समझ के चलिए वास्तविक है। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, वास्तव में ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अच्छा, वस्तु से छोटा है या बड़ा है, वस्तु से छोटा है। क्या है, वस्तु से छोटा। दिख रहा होगा आपको, वस्तु इतना है, ये इतना है। बन कहाँ रहा है, इसकी स्थिति कहाँ है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। कहां बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको भी आप लोग स्टेप वाइज ऐसे ही लिख लेंगे। आइए देखते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या कह रहा है, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहां हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चलिए आइए इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं और बनाते हैं। हमने बनाया फिर से एक अवतल दर्पण, ये खींचा हमने मुख्य अक्ष, ये थी हमारी सी, ये थी पी और ये था बीच में एफ। अब देखो वस्तु हमें रखना कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। मैंने वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रख दिया ओ ओ डैश। क्या रख दिया, ओ ओ डैश। अब देखो क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो दो नियम हमें लगाना है, दो नियम लगाकर हम लोग उपयोग करते हैं। अब ये नियम तो लगेगा नहीं वक्रता केंद्र से होकर गई, क्योंकि ये वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है। देखो पहला नियम हम लोग उपयोग करते हैं कि जब वस्तु कहां से होकर जाए, मुख्य अक्ष के समांतर जाए। वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण में टकराई बिंदु ए से। किससे टकराई, बिंदु ए से। तो इसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर निकल गई। कहां से निकल गई, मुख्य फोकस से होकर निकल गई। बहुत सही। अब देखो दूसरी प्रकाश किरण क्या है, ये निकाल देते हैं हम लोग मुख्य फोकस से। कहां से, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकार किरण कहां से निकल गई, मुख्य फोकस से। अब देखो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, दर्पण में परावर्तन के पश्चात। एक मिनट थोड़ा इसका मैं सही कर दूं। हाँ देखो देखो दर्पण में परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आइए इसको मुख्य अक्ष के समांतर करते हैं। देखो यहां पास ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। क्या कर रही हैं, यहां पास एक दूसरे को काट रही हैं। कहां काट रही है, यहां पास। ये है क्या, वक्रता केंद्र तो है, काट कहां रही है, वक्रता केंद्र पर। बिंदु आई डैश और आई, ये क्या है, बिंदु आई तथा आई डैश। देखो एक एक स्टेप से चलता हूं और इसमें बताता हूं। देखो कोई वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पे, कहां रखी है, वक्रता केंद्र। बिंदु वक्रता केंद्र पर वस्तु कोई रखी हुई है। बिंदु ओ डैश से निकलने वाली प्रथम प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात बिंदु ए से निकली और कहां से होकर गई, मुख्य फोकस से होकर गुजरी। कहां से होकर गुजरी, मुख्य फोकस से होकर गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गई। कहां से गई, मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस से होकर गई और दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काट रही हैं। कहां काट रही हैं, बिंदु आई डैश पर काट रही हैं। यही इसका संपूर्ण प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आई आई डैश प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा प्राकृति की बात करें तो यह उल्टा है, वास्तविक है तथा वस्तु के बराबर है। ये देखो आपको वस्तु के बराबर दिख रहा होगा। ठीक है, वस्तु के बराबर है, उल्टा है, वास्तविक है। ठीक है,
ये स्थिति आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं चौथी स्थिति। चौथी स्थिति क्या है? वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य है। कहां है? वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य। देखो जैसे ये कोई वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? P, ये क्या है? F, ये क्या है? ये क्या है? C, एक तो C कर देते हैं। ये क्या है? F। ठीक है, वक्रता केंद्र, फोकस और ये ध्रुव। अब वस्तु हमें रखनी कहाँ है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। तो आइए रखते हैं। यहाँ पास मैंने कोई वस्तु रख दी, क्या? ओ ओ डैश। क्या है? ओ ओ डैश। देखो इसमें भी दो नियम का उपयोग करेंगे और करेंगे। देखो पहली वर्ग प्रकाश किरण हमने निकाल दिया कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मुख्य अक्ष के समांतर। अब आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसी तरीके से निकाल देते हैं। कहां से? मुख्य फोकस से। कहां से निकाल देते हैं? मुख्य फोकस से। कहां से? मुख्य फोकस से। अब आपको पता है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको मुख्य अक्ष के समांतर करते हैं। देखो अब क्या हुआ, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पास इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या है? बिंदु आई आई डैश। ये भी क्या है? उल्टा है। लेकिन इस बार देखो ये वक्रता केंद्र के और अनंत के मध्य बना है। कहां बना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। ये वस्तु से क्या है? बड़ा है। वस्तु से बड़ा है, वास्तविक है तथा उल्टा है। क्या है? वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार बता देता हूं। पहली प्रकाश की किरण ओ डैश से निकलने वाली क्या होती है? दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हो, क्या नाम? मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकार की किरण जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं। यही इसका संपूर्ण प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त होता है। वाह, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से बड़ा है। क्या है? वस्तु से बड़ा क्या है? ठीक है, ये सारी स्थितियां आपको समझ में आ रही होंगी। आइए अगली। तो देखिए, आइए दूसरी प्रकाश किरण को हम लोग लेकर चलते हैं वक्रता केंद्र से। किससे? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से किस प्रकार जाएगी? अब आपको पता है वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में सीधी निकल जाती है, मतलब वापस लौट कर निकल जाती है। देखो यहां से एक प्रकाश किरण गई। कहां से गई? यहां से गई। यहां से होकर गई, बिंदु बी पर ये टकराई, आपतित हुई। आपतित होने के बाद यदि हम इसको पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या हो जाता है? अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये पहली प्रकाश किरण थी, कहां से गई? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से गई? वक्रता केंद्र से होकर गई। ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अब आपको पता है कि समांतर प्रकाश किरणें
अनंत पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक दूसरे को काटती हैं। कहां पास काटती हैं? अनंत पर। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसका प्रतिबिंब, पहली बात तो देख रहे हो तुम लोग, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाने का मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा ये उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो सदैव वास्तविक बनेगा। आपको पता है उल्टा बनता है तो सदैव वास्तविक होता है। वास्तविक के साथ साथ ये कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बहु बड़ा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये अनंत पर बन रहा है। दो पैरेलल जैसे लाइट होती है, अब आपने देखा होगा ट्रक या फोर व्हीलर गाड़ियों में दो पैरेलल लाइट लगी होती है, वो लाइट सीधी सीधी चली जाती है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दूर तक देखा जाए तो वो एक जगह पर फोकसित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जितना ही दूर जाती है वो इकट्ठा होती चली जाती है। इसी प्रकार ये जब अनंत तक दूरी तय करेगी तो ये एक दूसरे को काट देंगी। क्या होंगी? काटेंगी। जिस स्थान पर काटेंगी वही इनका क्या बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पांचवी स्थिति। कौन सी स्थिति थी? पांचवी स्थिति। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, इसमें क्या था पांचवी स्थिति में? बिंदु, देखो ये वस्तु है हमारा ओ ओ डैश, इस ओ ओ डैश से निकलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो बिंदु ए से टकराई, यहाँ पास इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष से होकर निकलेगी, मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। कहां से होकर निकलेगी? मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। दूसरी प्रकाश किरण ओ से निकलने वाली बिंदु बी से टकराई, बिंदु बी से टकराई, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र सी से होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सी से आ रही है। अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं, तो ये इधर निकल जाएंगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, वहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं छठवीं स्थिति और लास्ट स्थिति क्या है। इसको साइड कर देता हूं। ठीक है, देखो छठवीं स्थिति क्या है? वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य हो। ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य हो। कहां हो? ध्रुव और मुख्य फोकस। जैसे ये कोई मैंने बना दिया अवतल दर्पण। क्या बना दिया मैंने? अवतल दर्पण। इसमें एक मुख्य अक्ष को मैंने खींच दिया, यहां पास मैंने बना दिया ध्रुव P, यहां पास मैंने बना दिया वक्रता केंद्र C, और यहां पास मैंने बना दिया क्या? F, मुख्य फोकस। अब हमें वस्तु कहां रखनी है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये ध्रुव है हमारा और ये क्या है? मुख्य फोकस है। इनके बीच हमने वस्तु कहीं भी रख दिया। मान लो हमने वस्तु यहाँ पास रख दिया। क्या रख दिया? यहाँ पास। वस्तु क्या होगी? ओ ओ डैश। क्या होगी? ओ ओ डैश। ठीक है, अब देखो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करते हैं और प्रतिबिंब बनाते हैं। इससे निकलने वाली वस्तु की नोक ओ डैश से निकलने वाली प्रथम प्रकाश किरण, प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण में परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब देखो मुख्य फोकस से होकर ये वाली प्रकाश किरणें निकल गई बिंदु ए पर परावर्तन के पश्चात। अब इसमें भी सेम कंडीशन आ गया पिछली वाली की तरह कि दूसरी प्रकाश किरण को हम लोग कहां से लेकर जाएं। तो सेम जैसे पहली वाली में पांचवी स्थिति में हमने क्या किया था, वो वक्रता केंद्र से लेकर गए थे, उसी प्रकार इसमें भी लेकर चलते हैं। ऐसा इसमें हमें प्रतीत हो रहा है कि ये कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। कहां से भैया? वक्रता केंद्र से। यहां से निकलने वाली प्रकाश किरण बिंदु बी से क्या हुई? परावर्तित हुई। कहां से? बिंदु बी से परावर्तित हुई और ये वक्रता केंद्र से होकर निकल गई। कहां से निकल गई? वक्रता केंद्र से होकर निकल गई। अच्छा, तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें फैल रही हैं। क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। फैल रही हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे को काटेंगी तो नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी ये और फैलती हुई चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी। इसका मतलब ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो काटेंगे कहां? इसका मतलब इससे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? आभासी बनेगा, इसके पीछे बनेगा। देखो जब मैं इन दोनों को पीछे बढ़ाता चला जाऊंगा, क्या करता चला जाऊंगा? पीछे बढ़ाता चला जाऊंगा,
तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पास काटती हुई प्रतीत होती है। कहां? दर्पण के पीछे। कहां? दर्पण के पीछे। अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र और नहीं मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। क्या बताया था? जब सीधा होगा तो आभासी होगा। आप लोग देख भी रहे हैं इधर प्रकाश किरण जा नहीं रही है, लेकिन इसको हमने पीछे की ओर मिलाया है, मतलब आभासित। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, काल्पनिक हैं, वास्तव में नहीं काट रही हैं, आभासी हैं, ठीक है, इसलिए ये सीधा है, वस्तु से बड़ा है। ये लास्ट स्थिति है, छठवीं स्थिति है, इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा समझ लो, घूम घुमाकर किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे प्रश्न, मतलब उसमें एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हो, या कह देगा इसका आरेख, किरण आरेख खींचिए। कहेगा अवतल दर्पण में वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखी है, इसको लिखिए या परिभाषित कीजिए तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो आपको ऐसे ही किरण आरेख बनाना है। जैसे जैसे स्टेप मैंने बताया है, किरण प्रकाश कहां से निकल रही है, कैसे निकल रही है, वैसे वैसे ही आपको बताना है। बिंदु O डैश से प्रकाश किरण निकल रही है, ठीक है। ये सारी आपकी छह के छह स्थितियां खत्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में आगे का जो भी सिलेबस है उसको पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है। मतलब आगे सिलेबस वही है आपका, किसमें? अवतल को हमने पढ़ लिया, अब आगे का है उत्तल में। किसमें है? उत्तल में। उत्तल में कुल मिलाकर एक स्थितियां बनती हैं, कभी कभी उनको दो स्थितियों के रूप में डिफाइन कर दिया जाता है, बाकी होती मेनली एक ही स्थिति है। कितनी होती है? एक ही होती है, ठीक है। देखो उत्तल में एक इसलिए होती है क्योंकि उत्तल का जो होता है परावर्तक पृष्ठ वो उभरा हुआ होता है, और अंदर साइड में ये फोकस, वक्रता केंद्र, ये सब चीजें कहाँ होती है? अंदर साइड में। उस साइड वस्तु नहीं रखी जाएगी, इसलिए उसमें आगे ही वस्तु रखी जाती है, आगे तो कुछ होता नहीं है उसमें, ठीक है। इसलिए उसमें एक ही स्थिति होती है, उसको हम कल समझेंगे। तो उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से चिन्ह परिपाटी समझेंगे। इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे बात होगी। और यदि आपको एक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी कड़ी में आगे आपका चलता ही रहेगा जब तक आपका पूरा सिलेबस खत्म ना हो जाए। परावर्तन हम अभी पढ़ रहे हैं, परावर्तन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपका इसमें का सारा न्यूमेरिकल करवा दिया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, वन शॉट लाएंगे। फिर उसके बाद फिर से उसके बाद क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा। इन सभी चीजों को बारी बारी से करके हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर का फिजिक्स आता है, 25 नंबर का। मेरा ये आपसे वादा है 25 में से 24 नहीं हो पाएगा यदि आप शिद्दत से पढ़ेंगे तब। जितने मैं आपको अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन चैप्टर खत्म होता जाएगा आपको क्वेश्चन आंसर मैं करवाता चला जाऊंगा। जितने क्वेश्चन यदि मैं कह दिया कि इंपॉर्टेंट है इसको कर लो, या टेस्ट सीरीज चलेंगी हमारी, टेस्ट सीरीज से यदि आपने अच्छे से कर लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूं, वायदा करता हूं कि 25 आउट ऑफ 25 फिजिक्स में मेरी जिम्मेदारी है, आना ही आना है आपका, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।